हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के राजन सीरीज के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। यानी कितनी कहानी शिक्षण की विधियाँ होती हैं। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर लिखेंगे, कहानी शिक्षण की विधियाँ हैं। इसमें पहला है चित्र विधि, दूसरा कहानी कथन विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, चौथा है वार्तालाप विधि। प्रश्न का दूसरा है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। उत्तर, उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, दूसरा है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, तीसरा है परिवार में अशुद्ध उच्चारण और चौथा है शारीरिक विकार यानी ध्वनि यंत्र संबंधी। यानी उच्चारण दोष जो बच्चा जो किसी भी शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करता है उसके कारण बताना है। तो इसमें ध्वनियों के स्थानों का अपूर्ण जानकारी, उच्चारण तत्वों का ज्ञान यानी ज्ञान ना होना, परिवार में और जो किसी भी शब्द को या फिर उनका उच्चारण अशुद्ध रूप से किसी भी चीज़ का हो रहा है तो बच्चा भी वही सीखेगा। शारीरिक विकार भी, कई बच्चों की जीभ जो होता है मोटा होता है जिसकी वजह से वो तुतला के बोलते हैं, सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न का तीसरा, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। उत्तर, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति आदि, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति कहते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा बोल करके, और लिखित अभिव्यक्ति होगा जो लिख करके अपने भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लिखित अभिव्यक्ति कहेंगे। प्रश्न के 4 है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना, ये शब्द की शक्तियाँ हो जाएंगी। 5वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता एक होता है, क्रिया भी एक होता है। और मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है यानी आश्रित होता है। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने बहुविकल्पी में भी पढ़ा था। मिश्रित वाक्य पूछा हुआ था, संयुक्त वाक्य पूछा हुआ था। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं कि जो 2 स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े रहते हैं उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये आगे आएगा, वहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद 6वां प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसका, सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि सभी हो जाएंगे लिखित अभिव्यक्ति के साधन। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 7, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने अंग हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसका, शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और 2 प्रकार के नहीं होते हैं। वाक्य देखिए 2 प्रकार, यहाँ पे कितने अंग पूछा हुआ है ना, तो लिखेंगे वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बाकी जो वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। यानी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और इनके जो अंग हैं 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8, समास किसे कहते हैं। उत्तर, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द कहते हैं और मेल की इस क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, चतुरानन, लंबोदर आदि, ये सभी समास हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक लेखन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, काल के प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, यानी काल 3 प्रकार के होते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में जितना पूछेगा बस आप उतना ही लिखिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न होता है और समय बहुत कम रहता है। 1 घंटे का पेपर होता है हिंदी का, जिसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 6 अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं और 7 लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। और एक ही घंटे में 18 प्रश्नों का जवाब देना रहता है, जिसमें 1-1 नंबर का बहुविकल्पी होता है और 1-1 नंबर का अति लघुत्तरी और 2-2 नंबर का लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों को
50 या उससे अधिक के शब्दों में लिखना रहता है। और यहाँ पे पूछा है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आप काल जितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, इनका नाम लिख देंगे, इनके प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप 1 या 2 लाइन में लिखेंगे इसका आंसर तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो उत्तर लिखेंगे इसका 6 संयुक्त वर्ण बना होता है क और स से, यानी क के नीचे हलंत रहेगा और शरीफा वाला स से मिलकर ये छतरी वाला छ मिल बना होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बताइए। जो शब्द दिया हुआ है आई प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के जो अर्थ में परिवर्तन करता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो चिकना में आई जोड़ेंगे तो चिकनाई हो जाएगा, अच्छा में आई जोड़ेंगे तो अच्छाई हो जाएगा, मीठा में आई जोड़ेंगे तो मिठाई हो जाएगा। इस तरह से आप शब्द बना लेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, लिंग की परिभाषा दीजिए अथवा लिंग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे लिंग हेडिंग लिख के, लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। तो ये जो लिंग है ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे भी ये आया हुआ था। यहाँ पे देखिए 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर दिया इसका, हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं, पता ना कैसे यहाँ पे 4 दिया है। अब विभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। वैसे जो समास होते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से, पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठवां तत्पुरुष समास। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पत्र कितने प्रकार के होते हैं अथवा करके ये इसे प्रश्न पूछ सकता है, पत्र के प्रकार बताइए, पत्र के प्रकार बताइए, ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो किसी जैसे स्कूल में किसी अधिकारी के पास पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होगा, उसका बिल्कुल एक सिस्टम होता है लिखने का, उसी के तहत वो लिखा जाता है। जैसे जो जहाँ पे लिखा जाएगा जितने लाइन में जितना जगह छोड़ना होगा वो औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट होता है, और अनौपचारिक पत्र का भी फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा लचीलापन हो सकता है, मतलब इसमें थोड़ा सा आप चेंजिंग करके लिख सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो अपने दोस्त मित्र और परिवार के लोगों को लिखते हैं, उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उनके भेदों का उल्लेख कीजिए, अथवा करके फिर ऐसे पूछ सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा दिया है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला जो बोलता है, जैसे कि मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत जिसे बोला जाए, जैसे कि तू, तुम, आप, यानी जो सुनने वाला जो होता है श्रोता, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, यानी जिसके विषय में बात किया जाए वो अन्य पुरुष होता है, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न के 17, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द निम्न हैं। इसमें अभिधन, वादन, अभिवादन, अभिधन इष्ट, अभिष्ट, अभिधन मान, अभिमान, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ये 4 शब्द हो जाएंगे। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में। प्रश्न संख्या 18 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। उत्तर है इसका, विदुषी का पुल्लिंग होता है विद्वान, तपस्विनी का पुल्लिंग होता है तपस्वी। ये आप 2 शब्द लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव, यानी ये तो लिखा हुआ प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव, इसको जो शुद्ध शब्द लिखना है तो प्रिया नहीं होता है, प्रिया होता है। जो नाम है प्रिया, इसमें र नीचे प में लगा रहता है तो प्रिया लिखा जाता है। और ये बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धिमान होता है। ये ज़्यादा
जो ध आधा होता है। श्रीमती में त में बड़ी की मात्रा होता है, तो यहाँ पे इसको शुद्ध रूप लिख लेंगे। उत्सव में त आधा होता है और स पूरा होता है, तो उत्सव ऐसे लिखा जाता है। आप शुद्ध शब्द लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 20, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखेंगे इसका, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा आदि। यानी ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं जिनसे भाव का पता लगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 21, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। उत्तर, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द निम्न हैं, जिसमें सम के साथ जब गीत जुड़ेगा तो संगीत हो जाएगा। समधन, मान, सम्मान। प्रश्न के 22 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न के 23 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद होगा। प्रेमचंद ने लिखा था पंच परमेश्वर। प्रश्न के 24 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, अंधे की लकड़ी होना, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो अर्थ होगा एकमात्र सहारा, इसका अर्थ है। और वाक्य प्रयोग होगा, रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। इसके बाद है प्रश्न क्या 25, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? उत्तर, तत्पुरुष समास का। प्रश्न के 26 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर, मौन वाचन के उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला होगा दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, और दूसरा अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। ये दो उद्देश्य हो जाएंगे मौन वाचन के। प्रश्न के 27 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बताइए। तो प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, प्रतिधन छाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया, दो शब्द हो जाएंगे। प्रश्न के 28 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। कारक में का र के नीचे हलंत और धन अक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रश्न क्या 29 है, ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो लंग लकार भूतकाल। यहाँ पे भूतकाल में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ईसा ने पत्र पढ़ा, तो ये बीत गया है, तो भूतकाल है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा लंग लकार। इसके बाद है प्रश्न क्या 30, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है विशेष से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। उसको विशेषण होता है और क्रिया का जब विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्रिया है दौड़ना और इसकी विशेषता बता रहा है तेज, यानी बालक तेज दौड़ता है। जो तेज है यही क्रिया विशेषण है। और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज, कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक के लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा विशेष से ना होकर यहाँ पे आप लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। इसमें आपको बहुत गलत मिलता है, देखिए जहाँ जहाँ गलत दिया होगा मैं वहाँ सुधार कर दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 30, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उत्तर, अधि उपसर्ग के 4 शब्द हैं, अधिधन पति, अधिपति, अधिधन नियम, अधिनियम, और तीसरा है अधिधन इन, अधीन, अधिधन अस्थाता, अधिष्ठाता। इसके बाद है प्रश्न क्या 32, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कितना सिंपल सा परिभाषा है। इसका जो 2 उदाहरण पूछा था तो उदाहरण लिखेंगे, खरगोश तेज दौड़ता है, तो जो तेज है यहाँ पे दौड़ने का जो विशेषता बता रहा है, तेज दौड़ता है खरगोश, तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे 2 उदाहरण पूछा है, एक दिया हुआ है, एक आप लिख सकते हैं, दूसरा अपने मन से कि वह धीरे बोलता है। तो बोलता है ये क्रिया है, इसकी विशेषता धीरे जो है यही हो जाएगा क्रिया विशेषण। धीरे जो दौड़ने का विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 33, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उत्तर, प्रचार, प्रसार। यहाँ पे प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इससे बनने वाले 2 शब्द हो जाएंगे। प्रश्न क्या 34 है,
प्रत्यय किसे कहते हैं? उत्तर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में इक, मित्रता में ता। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पे पूछा था प्रत्यय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे तो हो गया प्रत्यय की परिभाषा। उसके बाद से आगे दिया हुआ है प्रत्यय के 2 प्रकार के होते हैं, यानी इनका प्रकार भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। अगर आपको पूछेगा तो लिख दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। कृदंत या कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर दिया है, शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय पूरे प्रश्न में पूरे इसमें भरा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, तो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये आसान भी होता है। आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बनाना है तो आजन्म हो जाएगा, आगमन, आकाश। इसमें सब में जो शुरू में आ जुड़ा हुआ है तो ये इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बस आप एक वर्ड में लिखेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। वैसे यहाँ पे उत्तर दिया है, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। प्रश्न संख्या 38 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? उत्तर, द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना अर्थात पढ़ना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 39, अक्षर का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो शाब्दिक अर्थ है अक्षर का, अक्षर यानी क्षर का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है नाश होना, यानी जो क्षर का जो अर्थ होता है नाश होना होता है और इसमें आगे अ जुड़ा हुआ है इसका, और अ का अर्थ होता है नहीं, यानी अक्षर का नाश नहीं होता है। यानी अक्षर जो होता है छोटा से छोटा वो ध्वनि होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 40, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 41, वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन, आख्यान हो जाएगा। कथन, आख्यान 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 42 है, सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहले सर्वनाम लिखा है, हेडिंग लिखे, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ये परिभाषा है। उसके बाद से सर्वनाम के 2 उदाहरण इसमें बस पूछा था, तो आप लिखेंगे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 43 है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। यानी अंश में ये पहले शरीफा वाला स है, दूसरे में सिपाही वाला स है। तो जिसमें शरीफा वाला स है अंश में, इसका अर्थ होता है भाग, और सिपाही वाले स के अंश में इसका अर्थ होता है कंधा। इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, भले बोले एक जैसे लिखे जाते हैं और लिखे डिफरेंट जाते हैं क्योंकि इसमें स अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 44 है, स्वर किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिखना है, तो लिखेंगे आप, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड के सहयोग की आवश्यकता न हो, उसको स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शब्द कौन कौन से हैं? उत्थान और मूक हैं। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा, उत्थान का पतन, मूक का वचाल। मूक का अर्थ होता है चुपचाप रहना यानी शांत रहना, उसका जो अर्थ होता है जो विलोम होगा वाचाल। वाचाल का जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। उत्तर, सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 47, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसको क्या कहते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, और संयुक्त वाक्य में
दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और किसी संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, उपसर्ग क्या है, सोदाहरण समझाइए। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2023 में भी पूछा हुआ था ये, अथवा करके पूछ सकता है। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दें तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अधन मर, मर का होता है मरना, और अ जुड़ जाएगा तो यानी वो अमर हो जाएगा, जो कभी न मरता हो, यानी इसका अर्थ बदल गया ना शुरू के जो शब्द के शुरू में जुड़ने से, तो यही उपसर्ग होता है। अधन नैतिक अनैतिक, अतिधन क्रमण अतिक्रमण, न्यायधन आलय न्यायालय, ये सभी उपसर्ग हो जाएंगे। क्या, न्याय, अति, और यहाँ पे ये सभी उपसर्ग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, समासिक पद किसे कहते हैं। उत्तर, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये सभी समासिक पद कहलाते हैं। ये तो समास दिया हुआ है कि उसको समास कहते हैं, और जो इसी को समास का जो शब्द दिया हुआ है चाय नाश्ता, इसका जो समास विग्रह होगा चाय और नाश्ता, रोजी रोटी रोजी और रोटी, पढ़ाई लिखाई पढ़ाई और लिखाई, पढ़ाई और लिखाई, ये समास विग्रह हो जाएगा। तो यही जो है चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, यही समासिक पद कहलाता है। प्रश्न संख्या 50 है, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। उत्तर, वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, यानी दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसका नाम है वो सब संज्ञा कहलाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यही जो 5 भेद होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं। नाउन होता है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में भी आप सेम पढ़ेंगे और हिंदी में भी इसमें सेम ही होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 51, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। उत्तर, अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति, निस्सीम का असीम। प्रश्न संख्या 52 है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। उत्तर, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है, एक पूर्ण विराम लिख के खींच के नीचे एक बिंदी होता है, इसी को कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न संख्या 53 है, द्रुत पाठ का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। उत्तर, शीघ्रता से पढ़ना, उसको द्रुत पाठ कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। उत्तर, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अ है, ये किसी व्यंजन की सहायता, किसी भी अक्षर की सहायता के बिना बोला जा रहा है, और ऐसे ही क है, ये व्यंजन है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा क बराबर होता है क धन अ, यानी ये इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन कहते हैं, जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55, गद्य का अर्थ लिखिए। उत्तर, जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। उत्तर, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी 2 जो स्वतंत्र जो वाक्य होते हैं किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, परंतु आश्रित नहीं होते। जब आश्रित हो जाएंगे एक दूसरे पे तो उसको मिश्रित वाक्य कहेंगे। और संयुक्त वाक्य में एक दूसरे के साथ किसी संयोजक शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 58, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। उत्तर, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। यहाँ पे जो जैसे दिया है उदाहरण दिया है ये दिया है संयुक्त वाक्य का, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो परिभाषा जो कह रहा है मिश्रित वाक्य का, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। यानी मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे
कंफ्यूज हो सकते हैं आप पढ़ के। मैं बताता हूँ इसका जो परिभाषा होगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब आश्रित होता है, यानी एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी जो उपवाक्य होते हैं उसी पे आश्रित होते हैं, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, ये उदाहरण में नहीं है, या ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य का परिभाषा होता है वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूप से जो समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं वाक्य, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्वतंत्र वाक्य है। डॉक्टर ने कहा, यहाँ पे अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, ये जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, और ये जुड़ा हुआ है किस से, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया हुआ है। राजन सीरीज में बहुत गलत मिलेगा। ऐसे ही बहुविकल्पी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी जो आंसर था दोनों का पलट के दे दिया था। ये मिश्रित वाक्य का ये उदाहरण नहीं है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा, अगर तुम पढ़ोगे, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यहाँ पे कंडीशन जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा जो उपवाक्य है पहले पे डिपेंडेंट है, तो ये मिश्रित वाक्य होगा। और यहाँ पे जो उदाहरण दिया है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? उत्तर, हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसलिए बालकों को कहानियाँ पसंद होती है, सुनना, कहानी सुनना पसंद होता है। कहानी सुनना, पढ़ना सब पसंद होता है। प्रश्न संख्या 60 है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? उत्तर, कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। प्रश्न संख्या 61 है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? उत्तर, लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 62 है, वाचन कितने प्रकार का होता है? उत्तर, वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। यानी जो बोलकर पढ़ते हैं या वाचन करते हैं उसको सस्वर वाचन कहते हैं, और जो मन में पढ़ते हैं उसको मौन वाचन कहते हैं, बिना आवाज़ किए हुए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? उत्तर, ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। प्रश्न संख्या 64 है, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, अपने भाव को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं, यानी ध्वनियों या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 65, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहें। प्रश्न संख्या 66 है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। उत्तर, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 67, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 68, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। उत्तर, विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न संख्या 69 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। उत्तर, लिखित अभिव्यक्ति भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 70 है, इसके बाद सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े अथवा बोले। इसके बाद है प्रश्न संख्या 71, कहानी का महत्व बताइए। उत्तर, पहला है, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। और तीसरा है, यहाँ पे दूसरा लिखा है, तीसरा है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और चौथा, कहानी मनोरंजन का
एक अच्छा साधन है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 72, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। उत्तर सर्वनाम हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसका परिभाषा, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये रिपीट हुआ है सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद इसका प्रकार पूछा है, तो प्रकार इसके पहले नहीं पूछा था। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले भूतकाल का भी पूछा हुआ था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं और सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। इससे आप रिलेट करके इसको दोनों को याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न के 73, क्रिया के भेद लिखिए। उत्तर कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रम के आधार पर, सकर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ पे देखिए कई बार लिखा है कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पे। ऐसा आप सीधा लिख सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बस आप इतना लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न के 74, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे नाम देके पूछा है ना, रचना के आधार पर। जब ऐसे पूछेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आप 2 लिख सकते हैं। मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और जब रचना के आधार पर पूछेगा तो रचना के आधार पर बताएंगे। रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्तर व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। यानी ध्वनियों के मेल को, यानी अक्षरों के मेल को ही शब्द कहते हैं, जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 76 है, पदक्रम का क्या अर्थ है। उत्तर शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर शब्द के 2 भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णनात्मक शब्द। प्रश्न संख्या 78 है, इसके बाद विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। उत्तर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 79 है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हेडिंग लिखेंगे, पहले आप वचन के बारे में बताएंगे, फिर वचन के भेद। यहाँ पे अगर जो वचन का भेद पूछा है तो डायरेक्ट आप केवल भेद भी लिख सकते हैं, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पहले परिभाषा दिया हुआ है, शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। ये बहुविकल्पी में प्रश्न कई बार पूछा हुआ था कि वचन का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे जो आंसर था संख्या, जो संख्या के हम लोगों ने टिक किया था कि संख्या ही वचन का अर्थ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 80, जो कि अंतिम प्रश्न है अतिलघुत्री का, वर्ण किसे कहते हैं। उत्तर ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर उसी को कहते हैं, वर्ण को ही, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अलग अलग सभी विषय का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।